आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ जो है, जो फ्रांस जितना बड़ा है, वो हिल रहा है और एक बहुत बड़े भूकंप या फिर बहुत कुछ ऐसी चीज़ को ये जन्म दे सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आपको पता ही है कि एंटार्क्टिका जो है वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो एंटार्क्टिका का जो रॉस आइस शेल्फ है, मैसिव फ्लोटिंग आइस प्लेटफॉर्म, जो कि आइस प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये फ्रांस जितना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। और ये जो है ये एकदम से शिफ्ट होने लगा है। एंटार्क्टिका क्या है? बर्फ ही बर्फ है, एक बहुत बड़ी बर्फ है। जब हम जमीन पे चल रहे हैं वहां पे बर्फ पे चलेंगे। अब अगर जमीन टूटती है तो दिक्कत होती है, तो बर्फ टूटेगी तो दिक्कत होगी ही होगी, समझ रहे हो। अब बड़ी बात यह है कि एंटार्क्टिका के अंदर की फोर्सेस कुछ ऐसी हो गई हैं कि इस तरीके की शिफ्ट्स को अंजाम दे रही है। ये पूरा का पूरा एंटार्क्टिका है, इसको सदर्न ओशन जो है, 5 ओशन हो गए, सदर्न ओशन जो है इसको सराउंड करता है। और ये है आपका रॉस आइस शेल्फ, बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लार्जेस्ट आइस शेल्फ है एंटार्क्टिका में, जो कि फ्रांस जितना बड़ा है। आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, ये सबको क्लियर है आई गेस। अगर आप एंटार्क्टिका जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। हर देश जो है वहां पे उसने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं, बट आप एंटार्क्टिका ऐसे नहीं जा सकते। 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं एक आदमी के, और आपको वहां पे मतलब लोग ले जाते हैं, मतलब आप एजेंसीज के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो मुश्किल होता है, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो अमीर लोग जा सकते हैं वहां पे। रॉस सी में ये सिचुएटेड है और सदर्न ओशन तक एक्सटेंड करता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। आइस शेल्फ, अच्छा रॉस देखिए बर्फ है, नाम दिए गए हैं, नाम जिसने खोज लिया पहले। तो 1919 में 19वीं सेंचुरी में जेम्स क्लार्क रॉस ने इसको खोजा था और बोला कि वाह, इसका नाम रॉस रख दो। तो 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है ये रॉस आइस शेल्फ, जो कि फ्रांस जितना बड़ा, मतलब जितना बड़ा फ्रांस है ना उतना बड़ा ये आइस शेल्फ है। बस यहां पे आप रह नहीं सकते। और जैसा कि हमने बताया सदर्न ओशन तक इसकी बाउंड्री है। थिकनेस की बात करें तो 100 मीटर वाइड, मतलब इतनी, मतलब 100 मीटर्स, बहुत सारे किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री है, मतलब जो थिकनेस है। तो बहुत मोटा है ये। थिकेस्ट पार्ट जो है वो अंदर यहां पे पाया जा रहा है, मतलब ऊपर जो उभरा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा ये थिक है। फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े मिलके बनाते हैं ये बड़े आइस शेल्फ को, ठीक है ना। तो ऐसे ये बनाया। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, ये अलग अलग आप देख सकते हैं पार्ट्स एंटार्क्टिका के। तो ये साउथ पोल है यहाँ का, ईस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट है जिसपे ऑक्सीजन खतरा है। क्वीन मॉड लैंड है जो कि ठीक है, ज्यादातर आपको पेंगुइन्स यही मिलेगी। आइसलैंड है, फिर उसके बाद ये रॉन, और ये आपकी रॉस आइस शेल्फ। अभी आप देख सकते हो ना, बाकियों से अलग हो गया है, टूट सकता है, और अगर ये टूटा तो बर्बादी ही लाएगा। तो सबसे पहले तो ये आइस शेल्फ करते क्या है? क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। हम सबको पता है कि जो रेगुलेटिंग प्लैनेट का पूरा क्लाइमेट है, उसको यही एंटार्क्टिका से ही, ये एंटार्क्टिका एक फैक्ट्री है, आप समझ रहे हो, जहां से सब कुछ हो रहा है। तो जितनी सोलर रेडिएशन आती है ना हमारे पास, आपको पता है कि दिन भर इंसोलेशन, जिसको कहते हैं कि जो गर्मी हमारी सूरज से आ रही है, पहले धरती एब्जॉर्व करेगी, बाद में रेडिएट कर देगी। तो हीट बैलेंस जो है वो हमारा जीरो रहता है। ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ाई है, आप देख सकते हैं उसको। तो सोलर रेडिएशन जो है सबसे ज्यादा एंटार्क्टिका से ही वापस भेजी जाती है, और ये एक बैरियर भी है। अब बैरियर क्या है? देखिए, नदियां क्या है, नदियां जो हैं, नदियां पहाड़ काटते हुए समुद्र में गिरती हैं, है ना। नदियां पहाड़ को काटेंगी, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, वो कंकड़ पत्थर, और वो स्लोप पे जब स्लोप पे तो बहुत तेज आएंगी वो, लेकिन जैसे वो प्लेन पे आती है तो धीमे हो जाती है, और वो यहां पे छोड़ जाती है। जो आपके नॉर्दर्न प्लेस, जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब जितना भी है ना, ये इन्हीं से ही बना है, डिपॉजिट किया है, जो भी वो इरोड करके ला रही हैं, और फाइनली जो है वो समुद्र में गिरेंगी। जैसे गंगा जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। नर्मदा, तापी अरेबियन सी में गिरती है, स्लोप इधर है। तो अब ग्लेशियर भी यही करता है, ग्लेशियर भी खिसकता रहता है ना, तो ग्लेशियर भी इरोड करता है, और ग्लेशियर भी गिरेगा समुद्र में। लेकिन अगर ये गिरा समुद्र में तो ऐसी की तैसी नहीं हो जाएगी। तो यहां पे आप ये समझिए कि ये जो आइस शेल्फ है ना, ये ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। ये इन ग्लेशियर्स को रोकते हैं ताकि ये गिर ना सके, आप समझ रहे हो, वरना तो सी लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। अगर ये आइस शेल्फ कोलैप्स हो जाएंगी तो जिस तरीके से ग्लेशियर मूव अभी तक रोक के रखा है, ब्रेक लगाया और एकदम से ब्रेक जो है वो हटेगा और जो सी लेवल है वो ऊपर आएगा, शहर डूब जाएंगे। ये हमको देखने को मिलता है।
ओशन सर्कुलेशन, देखिए जैसा कि हमने बताया कि कोल्ड वाटर है, एंटार्क्टिका पूरा ठंडा है, ये ग्लेशियर जो है ब्रेक लगा के रखती है ये आइस शेल्फ। अब आपको पता है कि कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स हैं, पूरी दुनिया कैसे चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है हवाओं पे। हमारी हिमालय है, हिमालय से भारत, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत एक बंजर जमीन होता, एक रेगिस्तान होता, लेकिन जो हवा वेस्ट से आती है हिमालय से टकरा के वो भारत में चली जाती है, जिससे बारिश होती है, जिससे भारत हरा भरा है। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से जो हमारा हिमालय है वो बैरियर है, हिमालय की वजह से हमें पूरी दुनिया में हवा जो है वो जा रही है और बारिश करवा रही है, ठंडी हवा, नम हवा। अब ये एंटार्क्टिका की वजह से बहुत हद तक पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन मान लो अगर एकदम से ओशन सर्कुलेशन, मतलब जो ग्लेशियर्स है वो गए, तो जहां पे वार्म करंट है वहां पे कोल्ड करंट, यानी कि जो आज अच्छे खासे देश है वहां पे हो सकता है बारिश ही ना हो। वार्म करंट की जगह कोल्ड करंट, भाई गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सर्कुलेशन को ये इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब ये जो फेनोमेना है, इट्स सेंटर्ड अराउंड रॉस आइस शेल्फ। अब ये ऐसे बहुत सारे आइस शेल्फ है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है ना। अब आइस स्ट्रीम, आइस स्ट्रीम समझते हो? जैसे पानी की एकदम क्या कहते हैं कि स्ट्रीम आता है ना, जैसे बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, वैसे बहुत सारी बर्फ जो है वो आ जाती है, ठीक है ना। अब एक कन्वेयर बेल्ट ऑफ आइस है जो कि आइस स्ट्रीम में जाती है, यानी कि ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना, और अल्टीमेटली ये आइस स्ट्रीम में चली जाती है, जिसको रॉस आइस शेल्फ बोला जाता है। इसी से ये बनता है, ऐसे ही ये बनता है। अब बहुत बड़े थिक मासेस है ना जो फ्लोट करती है, जो कि ब्रेक की तरह काम करती हैं। इन ग्लेशियर्स में अगर, जैसा कि इसमें पहली स्लाइड में था, अगर ये नहीं हो तो ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से जो है वो निकल जाए। और ऐसे बहुत सारी आइस स्ट्रीम्स जो हैं, आइस शेल्फ जो हैं वो एंटार्क्टिका में हैं, ठीक है। अब डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हमने बताया, इट इज मैसिव ब्रेक्स होती हैं, और अगर कोलैप्स होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दिक्कत होगी। मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो मूवमेंट जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय अनइवन बिहेवियर विद इन द आइस स्ट्रीम, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट है बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, फोर्सेस है बहुत सारी, धरती के अंदर की फोर्सेस है, आइस जो अंदर है, बर्फ है, उसके अंदर भी जो बिहेवियर है वो उससे जो है ये लगातार मूव करता रहता है। अब आपको बता दूं कि 60 मील, अगर बहुत बड़ा सेक्शन जो कि 60 मील, लगभग कितना हो गया, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हो गया, ठीक है ना। तो अगर इतना वाइड जो है वो अगर स्टेशनरी रहे और बाकी फॉरवर्ड घुसते जाए, मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा सा एक आइस शेल्फ है, ठीक है, ये स्टेशनरी है और बाकी जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कभी ना कभी टूट जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये हो रहा है, यहां पे ये जो चंक है ये बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है। अब अगर ये आगे बढ़ रहा है, अभी तो एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ, और अगर ये टूटा तो आप समझ ही सकते हो, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई, उन तीनों कंडीशन को ये फुलफिल कर देगा। ग्लेशियर्स भी जाएंगे, लेवल भी बढ़ेगा और सर्कुलेशन भी इंपैक्ट होगा। तो ये हर दिन होता जा रहा है, जिसकी वजह से आइस शेल्फ जो है वो टूटता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। साइंटिस्ट जो है इस आइस स्ट्रीम मूवमेंट को, किस तरीके से आइस मूव कर रही है, उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च अभी इस पे हो रही है, तो अभी कोई ये पक्के तौर पे नहीं बता सकता कि आखिरकार इनकी स्पीड जो है वो एकदम से कैसे बदल जाती है। नॉट डायरेक्टली लिंक दो, देखो जरूरी नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा हो, बट हो तो रही है क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है। अब इनडायरेक्टली है ये, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इन पे असर देखने को नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट असर देखने को, जो स्पीड है उस पर देखने को मिल रहा है। तो एकदम से जो सर्ज हो रहा है, हो सकता है वाटर के वेरिएशन की, क्योंकि ग्लेशियर्स के बेस में भी पानी होता है। अब मान लीजिए कि ये पानी स्थिर है, तो मैंने क्या अभी पिछले स्लाइड में समझाया था ना कि अगर जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, है ना, आपको सबसे बेस्ट इससे समझाता हूं। मेरे अगल बगल बहुत भीड़ है, खूब लंबी सी भीड़ है, मैं खड़ा हुआ हूं। अब भीड़ जो है वो आगे जा रही है, मैं ऐसे ही हूं, लेकिन कब तक? भीड़ मुझे अकेले धकेलते धकेलते ले ही जाएगी ना आगे, यानी कि मैं टूट जाऊंगा, अपनी जगह से हट जाऊंगा। यही रॉस आइस शेल्फ से हो रहा है, मूवमेंट लगातार होता जा रहा है। नीचे पानी भी हो सकता है, ग्लेशियर्स के बेस पे जो पानी प्रेजेंट है, जो मूव कर रहा है, तो माइट बी पॉसिबल कि रॉस आइस शेल्फ जो है इसलिए टूट रहा हो। तो इस पे अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है ना। स्टडी की अगर बात करें तो अब ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा इन आइस शेल्फ से, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स आ सकते हैं या फिर आइस क्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब पूरे एंटार्क्टिका में भूकंप आ सकता है। एंटार्क्टिका में भूकंप आज तक नहीं आता है, वैसे आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, फ्रैक्चर्स आए, तो बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर एक जगह टूटा, बर्फ क्या होती है, बर्फ अगर टूटी
जैसे मान लिया आपने बर्फ का पहाड़ एक जगह टूटेगी ना, सबका सब ढह जाएगी वो, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा हजार्ड जो है वो क्रिएट हो सकता है और दैट इज नॉट गुड। तो न्यू फाइंडिंग जो है ये एक और पीस है कि किस तरीके से एंटार्क्टिका जो है वो बदल रहा है और इंटरकनेक्टेड है सारी की सारी चीजें हमारे दुनिया से। तो हम यही चाहेंगे भाई कि जल्द से जल्द ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो बला है जिसको हमने क्रिएट किया, इसको खत्म किया जाए, वापस बैक टू नॉर्मल हैं हम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ रहे पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।